मॉर्निंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे ना, मस्त होंगे। कि सीरीज में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड का इतिहास। ठीक है, तो उसमें हम लोग का आज जो था कल पार्ट 2 तक हो चुका था। ठीक है, पार्ट 2 हो चुका है। जो पार्ट आज न्यू, जो स्टूडेंट इस वीडियो में न्यू है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देख लें, मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करी है। आज हम लोग देखिए, ये टॉपिक काफ़ी लंबा है तो थोड़ा सा आज कम कम बताते बताते थोड़ा सा हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बोरियत होती है एक ही क्लास को बार बार लेने में। ठीक है, और आप लोग को भी बोरियत होता होगा कि मैडम एक ही क्लास को बार बार ले रही है, मतलब ये पार्ट 3 है इसका, है ना। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट 3 है इसमें पूरा कंप्लीट करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह। देखिए 1855 से 1856 यह विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। अगर बोला जाए कि संथाल विद्रोह का ईस्वी क्या है, तो 1855 से 1856, और इसे हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहा जाता है। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांतिकारी को, इस जो संथाल परगना है यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको प्रथम जन क्रांति। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या क्या है, तो देखिए भारत की प्रथम जन क्रांति किसके अनुसार, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार। संथाल परगना इसको प्रथम जन क्रांति कहा। हुल का अर्थ क्या होता है, क्रांति, बगावत, और इसका अन्य नाम क्या है, हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह। ठीक है, इसे मूल मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया था। ये आपस में सभी भाई बहन थे। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सब क्या थे, ये लोग आपस में भाई बहन थे। संथाल परगना के क्षेत्र 1790 तक संथालों का ही निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इसे संथाल परगना के क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाया, है ना। यानी कि देखिए संथाल परगना जो था वो संथालों का पहले निवासी नहीं था। यहाँ पे हर समुदाय के लोग पहले रहा करते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा शोषण से मुक्ति हेतु क्या करता है, संथाल क्षेत्र को इन लोग क्या बनाता है, अपना इन लोग निवास स्थल बनाता है। ठीक है, देखिए इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण प्रारंभ हो गया। जमींदारों द्वारा लगाए गए लगानों की ऊंची दरें, महाजनों तथा अत्यधिक ब्याज पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, है ना। ब्रिटिश सरकार पुलिस व न्याय व्यवस्था, संथालों का शोषण इत्यादि विभिन्न स्वरूप थे। यानी कि क्या हुआ ना कि इस क्षेत्र में जो बसने का कारण था वो था कि मतलब कि जमींदारों द्वारा ऊंचा ऊंचा दर लगाया गया, महाजन द्वारा अत्यधिक ब्याज दर, ऋण दर हो गया। ठीक, उसके बाद फिर संथाल जो महिलाएं थी उनके साथ क्या होने लगा, दुर्व्यवहार होने लगा, है ना। छेड़खानी की समस्या बढ़ने लगी, बलात्कार की समस्या बढ़ने लगी। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे संथाल परगना में ये बस जाते हैं। इसके अतिरिक्त भागलपुर से वर्धमान के बीच, कहाँ से, भागलपुर से वर्धमान के बीच, भागलपुर वहीं जहाँ तिलका मांझी जहाँ पे अपना तिलका आंदोलन शुरू किए थे, ठीक है, और क्लीवलैंड को मारे थे, चल छैया कर रहा था उस टाइम, ठीक है, के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेकार करने हेतु विवश किया तथा बेकार करने से मना करने पर उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाने लगा। देखिए अब संथाल वहाँ पर रहते हैं, उनको बेघर करने लगा। ठीक है, तो संथाल क्या करता है कि बेकार होने के लिए विवश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के पास काम धंधा घर द्वार सब चला जाएगा तो क्या करेगा, भागलपुर से वर्धमान तक में, तो क्या करता है, शारीरिक तो मारपीट भी उन लोगों के साथ करने लगता है। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेज उपनिवेशवाद और अंग्रेजों तथा गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। ये जो आंदोलन है पीक पे कब जाता है कि जब अंग्रेजी उपनिवेशवाद जो रहता है वो क्या करता है, गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ ये संघर्ष छेड़ने का निर्णय लेता है। संथाल लोग बोलता है कि भाई हम लोग कितना दिन तक सहेंगे, ये लोगों को कुछ करना पड़ेगा, तब जाके होता है। ठीक है, इस विद्रोह के प्रारंभ पूर्व में एक स्थानीय साहू ने अपने घर में मामूली चोरी का आरोप में दिघी थाने के दरोगा महेशलाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय मांझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। एक संथाल ने आक्रमण रुख दिखाते हुए दरोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन किया। अब क्या होता है ना
कि यह विद्रोह का जो प्रारंभ है ये तो ये लोग इससे पहले यानी कि इससे पूर्व एक जो साहूकार रहता है वो अपना घर में मामूली चोरी करवाता है ना। उसके बाद फिर आरोप में क्या करता है, एक आदमी के दीघी थाने में वो आरोप भी करवा देता है और संथालों का गिरफ्तार करवा देता है। 2-4-10 जो भी रहते हैं उन्हें गिरफ्तार करवाता है तथा विजय मांझी नामक का एक व्यक्ति रहता है, उनको क्या करता है कि उनका मौत हो जाता है ना। तो एक जो संथाल व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं कि दरोगा का हत्या कर देता है। अच्छा किया। उसके बाद में क्या करता है, सभी संथाल ने इसका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से ये विद्रोह चालू हो जाता है। ठीक, देखिए इसके बाद 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों से 600 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा में, जिसमें अपना देश अपना राज्य का नारा दिया तथा विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अब देखिए क्या होता है ना, तथा 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव, सिद्धू कान्हो चांद भैरव का जन्म कहाँ हुआ था, तो भोगनाडीह गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 400 गाँव के 6000 से अधिक आदिवासी क्या करते हैं, एक साथ अपना नारा क्या देते हैं, अपना देश अपना राज्य के साथ क्या करते हैं, यह नारा का बिगुल फूंक देते हैं। और यह मतलब ये जो रहता है ये जो आंदोलन है ये काफ़ी पीक पर जाता है। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मांझी, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। ठीक है, इस सभा में सिद्धू कान्हू ने घोषणा की, भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। अब सिद्धू कान्हू ने घोषणा कर देते हैं कि भगवान उनको निर्देश दिए हैं, है ना, तो आज़ादी के लिए अब क्या करते हैं, हथियार उठा लो। कितना दिन तक सहोगे किसी भी चीज़ को। इसके साथ ही भविष्यवाणी की कि अब विदेश शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। अब क्या है कि ये लोग क्या थे, हम लोग के यहाँ पे नदियों को भी गंगा का दर्जा दिया जाता है, तो समुद्र तो उसका बड़ा भाई है। तो क्या बोलते थे कि ये विदेशी जो है जहाँ से आए हैं समर्थक गंगा पार लौट जाएंगे, यानी कि जहाँ से आए हैं वहाँ लौट जाएंगे और आपस में ही ये लोग लड़के मरेगा। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ तथा धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम तथा छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में विस्तृत हो गया। ठीक है, हमारा हजारीबाग किसी से कम नहीं है। ठीक, संथाल परगना का हुआ लेकिन हजारीबाग में भी हुआ, हमारा वीरभूम भी किन्हीं से कम नहीं है, यहाँ पर भी हुआ, छोटा नागपुर में भी, यहाँ तक इन क्षेत्रों में विस्तृत होते गया। हजारीबाग में इस विद्रोह के नेतृत्व में लुबाई मांझी तथा अर्जुन मांझी ने की। हजारीबाग से पूछेगा नेतृत्व किसने किया, तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, और वीरभूम में तो गोरा मांझी। अब देखिए इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश हुआ नामक का एक नारा भी दिया गया। ठीक है, क्या नारा दिया गया, तो एक जमींदारी, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को 30 जून को स्टार्ट होता है। ठीक है, 7 जुलाई को क्या होता है कि इनका दमन करने के लिए जनरल लायड का नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजता है। ठीक है, जिसमें मेजर बारो संथालों द्वारा युद्ध ये पराजित हो जाता है, यानी कि मेजर बारो जो है वो हार जाता है यहाँ के संथालों से। 16-17 सितंबर 1855 को सुंदरा एवं रामा मांझी तथा मुचिया कोमना जेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई बार थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या भी कर दी गई। अब क्या करता है ना कि 3000 विद्रोहियों जो हैं वो कई थानों व गांवों पर कब्जा करता है, जिसके बाद क्या होता है, करहरिया थाना का जो दरोगा होता है प्रताप नारायण, उनका भी हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ठीक है, अभी के डेट में क्या होता है कि अभी हम लोग धारा 144 लगाते हैं ना जी, हाँ, तो उस समय क्या था, मार्शल लॉ लगा दिया था। ठीक है, विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषणा कर देता है। कितना घोषणा करता है, तो 10,000 रुपया, और क्या लगाता है, तो मार्शल लॉ लगाता है। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्वक कदम उठाए तथा दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी गई। अब देखिए क्या होता है ना कि यह विद्रोह, अंग्रेज तो चाहेगा कि भाई मेरे खिलाफ कोई अपना आवाज़ उठाए ही नहीं। ठीक, तो ये क्या करता है कि सिद्धू मुर्मू को दिसंबर 1855 में गिरफ्तार करता है, और भागलपुर न्यायालय जो कहाँ पर है, अभी बिहार में है। ठीक है, वहाँ पे मुकदमा चलाता है, और 5 दिसंबर 1855 को क्या करता है, फांसी दे देता है। इसके बाद चांद व भैरव को बढ़ेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। अब क्या करता है, सिद्धू मुर्मू को तो ले जाता है, उसके बाद में क्या करता है, चांद और भैरव को बढ़ेत में एक जगह है, वहाँ पे क्या करता है, अंग्रेज इनको गोली मार देता है। तथा फरवरी 1856 में
कान्हू को भी पकड़ा गया तथा 23 फरवरी 1856 को उन्होंने भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी परिसर में ही फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए इनके भाई सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। तो सिद्धू और कान्हू को क्या होती है कि इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। इनको 5 दिसंबर 1855 सिद्धू मुर्मू, 23 जनवरी 1856 को किनको, तो ये कान्हू मुर्मू। और चांद और भैरव को क्या करते हैं, तो ये बड़हेत जो वहाँ रहता है वहाँ पे इनको क्या कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस और लेफ्टिनेंट रीड की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि 3 जो अधिकारी हैं जिनका इन पे दबाने में किनका किनका हाथ था, तो वो था कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमस और लेफ्टिनेंट रीड, है ना। इस विद्रोह में लगभग 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। देखिए 50,000 आदमी हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, भाग लेता है 50 के, और बचता कितना है 15 के से मार देता है, तो बचता कितना है 35 के, ठीक है, यानी कि 35,000। इस विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग नेतृत्वकर्ता कौन थे, जुबाई और अर्जुन मांझी जी, ठीक है। और बीरभूम नेतृत्व कौन थे, गोरा मांझी। सब MCQs में हम पूछेंगे, उस समय आप लोग को लाइव आकर के जवाब देनी है, आप लोग आराम से पढ़िए। अंग्रेजों ने इस विरोध के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था। अब क्या करता है कि संथाल देखता है कि ये लोग मतलब अंग्रेज देखता है कि ये लोग बार बार ये लोग विद्रोही करता है, तो ये लोग क्या करता है, पाकुड़ में क्या करता है, मार्टिलो टावर का निर्माण कराता है। संथाल विद्रोहियों की ने पाकुड़ की रानी छेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। संथाल विद्रोही किनको मांगता है, तो पाकुड़ की रानी छेमा सुंदरी से इस विद्रोह का जो क्या बोलता है कि मैडम आप हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, ठीक है। क्या करता है कि 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग एक जिला बनाता है, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी का प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। अब क्या था कि यहाँ पे जितना भी यूरोप से आएगा यही लोगों का यहाँ पे प्रवेश का इजाज़त था, इसके अलावा किसी का भी यहाँ पर इजाज़त नहीं था। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडन था। कौन था, तो एस्ली एडन। एलिस एडम की रिपोर्ट के आधार 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिन एक कोह का नाम परिवर्तन करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। अब देखिए क्या होता है ना, 1834 में क्या करता है कि दामिन कोह का नामकरण होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसका 13 था ना जी, हाँ। तो उसका देखिए 1855 का एक्ट 37 के अनुसार दामिन एक कोह का जो नाम परिवर्तन क्या हो जाता है, तो संथाल परगना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि दामिन एक कोह का नामकरण कब हुआ था, तो 1834 में, और इनका नाम परिवर्तन कब हुआ था, तो 1855 में। और दामिन एक कोह का नया नाम क्या है परिवर्तित करके, तो वो संथाल परगना। इसकी 4 सीमाओं का नया निर्धारण किया जाता है, तो दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल, ठीक है। अब देखिए 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख की पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई। यानी देखिए कि अब पूछेगा यूल रूल कहाँ पर लागू था, तो वो कहाँ पर था, तो वो था आपका संथाल परगना में, ठीक है। और कहाँ के कमिश्नर का नाम से ये प्रेरित है, तो ये भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल के नाम से प्रेरित है ये नाम, ठीक है। इस विद्रोह के व्यापक नरसंहार के कारण इन्हें खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। इन विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो इन्हें खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे संथाल विद्रोह में इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर क्या होता है कि लगभग कितना 50,000 आदमी लड़ता है, उसमें से 15,000 आदमी मतलब मारा जाता है। तो ये क्या होता है, पूरा खूनी खराबी वाला ये आंदोलन होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका होता है आज का ये आपका संथाल विद्रोह खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि सरदारी विद्रोह। देखिए दोस्तों ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो ये थोड़ा सा हमें भी लग रहा है, ठीक है। देखिए वेट अ मिनट,
सरदारी विद्रोह 1858 से 1895। इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की, मातृभूमि व जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मुल्की व मिल्की। 1831-32 में कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले गए थे। काम करने के बाद वे जब अपने गांव लौट रहे थे तो उन्होंने पाया कि इन लोगों को जो ज़मीन है वो कोई और हड़प लिया था और वो ज़मीन वापस करने से इनकार भी कर रहे थे। ठीक है, इसे हड़पे गए ज़मीन को वापस कर पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया तथा इसे बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी आंदोलन का कारण शामिल था। अब देखिए क्या होता है ना कि अब कोल लोग कहाँ चला गया? तो वो आसाम चला गया। आसाम क्यों गया? तो क्योंकि ये चाय बागान में काम करते थे और जीवन यापन करते थे। तब जब वहाँ से अपना रिटर्निंग आते देखते हैं कि ज़मींदार इनका ज़मीन लेकर के बैठ गया है और क्या 40 साल तक आंदोलन करता है इसका वापस पाने के लिए, बट फिर भी इन लोग नहीं देता है ना। और इनका बिचौलिया जो रहता है वो लोग सब बेच बाँच देता है। ठीक है, देखिए सरदारी आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन देखिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। भूमि आंदोलन क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था। पुनर्स्थापन आंदोलन, पुराने मूल्यों की स्थापना करना। भूमि आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, प्रथम चरण में हम लोग क्या देखेंगे? भूमि आंदोलन को देखेंगे। द्वितीय चरण में क्या देखेंगे? पुनर्स्थापन आंदोलन देखेंगे, पुराने मूल्यों की पुनर्व्यवस्था। और तीसरे चरण में जो है राजनीतिक आंदोलन देखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस आंदोलन में कोल सरदारों को उरांव व मुंडा जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इस आंदोलन के 3 चरण परिलक्षित थे। प्रथम चरण में भूमि आंदोलन 1858 से 51, द्वितीय चरण पुनर्व्यवस्था 1891 से 90 और तृतीय चरण जो था वो राजनीतिक आंदोलन 1890 से 95 तक था। अब देखिए, अब पहले भूमि लेगा, उसके बाद पुराने मूल्य की पुनः स्थापित करने के लिए, और तृतीय क्या था? तो राजनीतिक आंदोलन था। अब देखिए प्रथम हम लोग चरण पे चलते हैं। यह आंदोलन का यह चरण अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाने से संबंधित था। अब देखिए क्या था ना कि पहला जो था वो भूमि आंदोलन कहा जाता था। अब इनको भूमि आंदोलन क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब ये चाय बागान गया इसका भूमि ले लिया। यह आंदोलन छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ तथा दोईसा, खुखरा, सोनपुर व वसिया इनके प्रमुख केंद्र थे। छोटा नागपुर खास से शुरू तो होता है लेकिन ये कहाँ तक जाता है? दोईसा, खुखरा, सोनपुर और वसिया तक जाता है। इस आंदोलन का तेजी से प्रसार होने के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा भूईहरी रावों की जमीन है ना, जिनको क्या बोलता है? भूईहरी कास्ट के सर्वेक्षण हेतु लाल लोकनाथ की जिम्मेदारी प्रदान की गई। इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने भूमि की पुनः वापसी हेतु 1869 में छोटा नागपुर का टेन्योर्स एक्ट लागू किया। ठीक है, अब छोटा नागपुर यहाँ पे भूमि का पुनः वापसी हेतु कौन सा एक्ट लागू करता है? तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू करता है। इस कानून में पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनी गई भूईहरी व मंझियस भूमि जमींदारों की भूमि को वापस लौटाने का प्रावधान था। ठीक है, इस कानून को लागू करते हुए 1869 से 80 तक भूमि वापसी की प्रक्रिया संचालित रही, जिसमें कई गांवों के रैयतों को अपनी जमीन वापस मिल गई, परंतु राजहंस राजाओं की जमीन तथा कोड़कर सदानों की जमीन व खुटकट्टी मुंडाओं की जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान इस कानून में नहीं होने के कारण सरदारी लोग पूर्णतः असंतुष्ट हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए अब रैयतों को तो अपनी ज़मीन मिल गई, लेकिन राजहंस राजाओं की भूमि, कोड़कर सदानों की ज़मीन, देखिए ये सब जब CNTSPT हम लोग पढ़ेंगे ना तो उस समय कोड़कर, खुटकट्टी, बंदोबस्ती ये सब कुछ आएगा, इसीलिए इसका अर्थ हम लोग यहीं से उठाएंगे। उस समय क्या था? कोड़कर का मतलब, अगर कोड़कर में बोलूँ तो आप लोग समझिएगा कि सदानों की ज़मीन, खुटकट्टी में बोलूँ तो समझिएगा कि मुंडाओं की ज़मीन। ठीक है, अब देखिए द्वितीय चरण 1881 से 90। इस आंदोलन के चरण मूल उद्देश्य अपने पारंपरिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना तथा इसे पुनर्स्थापन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तृतीय आंदोलन को देखते हैं 1890 से 1895। यह चरण एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। ठीक है, आदिवासियों ने अपनी हड़पी गई जमीन वापस पाने हेतु विभिन्न ईसाई मिशनरियों, वकील आदि से बार बार सहायता मांगी, है ना। अब आदमी है सो क्या करता है कि ईसाई मशीनरी जो रहता है, यानी कि ईसाई लोग जो यहाँ पे आके बस जाता है, और वकील लोग है
वो लोगों को क्या करता है कि बोलता है कि आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। परंतु इन्होंने क्या करता है, झूठा आश्वासन ही देता है ना। परिणामतः आदिवासी इनसे चिढ़ने लगे। अब आदिवासी लोगों का क्या होने लगा, इन लोगों से दिल टूटने लगा। ब्रिटिश शासन द्वारा दिकुओं व जमींदारियों का साथ देने के कारण आदिवासियों का अंग्रेजी सरकार पर भी भरोसा नहीं रहा। अब ब्रिटिश सरकार का क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो है दिकू व जमींदार का भी साथ देता है अंग्रेजों को छोड़ करके, ठीक। इसीलिए इन लोग का अंग्रेजी सरकार पर भी इन लोग का भरोसा नहीं रहता है। बोला यार कोई हम लोग का अपना नहीं है। गोरी चमड़ी वाले वैसे भी बहुत बेईमान होते हैं, ठीक है। कितना लूटा ना हम लोग को। परिणामतः आदिवासियों ने 1892 ईस्वी में मिशनरियों व ठेकेदारों को मारने का निर्णय लिया। अब क्या करता है कि आदिवासी लोग, अब ऐसा होता है ना, तो अब ये लोग क्या करता है, 1892 में क्या करता है कि इन लोग को अब मारा जाएगा। परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में इस कार्य को सफल नहीं कर सके। अब देखिए ये लोग तो बना लेता, अग्रेसिव तो हो जाता है, लेकिन ये लोग क्या करता है कि ये लोग संगठित नहीं रहता है। बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरकारी आंदोलन का विलय किस में हो जाता है, बिरसा आंदोलन में हो जाता है। अब देखिए ये लोग क्या करता है कि ये लोग तो नेतृत्व करने का सफल कोशिश करता है कि भाई मैं करूँ, लेकिन ये लोग नहीं कर पाता है। तो ये क्या करता है, बाद में सरदारी आंदोलन का विलय किस में हो जाएगा, तो बिरसा आंदोलन में हो जाता है। बिरसा सरदारी आंदोलन क्यों नहीं रह पाया था, मतलब इनका क्यों अस्तित्व में नहीं रह पाया, क्योंकि ये लोग अपना एक साथ एकजुट नहीं थे। अगर आप आंदोलन करने जाते हैं, अगर आप एक साथ नहीं रहिएगा तो फिर आपका नहीं हो पाएगा कोई भी चीज़, ठीक है। अब देखिए सपाहुड़ आंदोलन। सपाहुड़ का अर्थ क्या होता है, सिंगभोगा के प्रति समर्पण। अगर पूछा जाएगा सपाहुड़ का अर्थ क्या है, तो सिंगभोगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। अब क्या करते हैं कि लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम वो क्या करते हैं, आदिवासी का धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल देते हैं। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया। वो बोलते हैं कि राम नाम का उनको मंत्र देते, तथा मांस मदिरा का सेवन से रोका, तथा मांस मदिरा भी पीने खाने से रोका, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। देशोद्धारक मतलब क्या होता है कि देश को उद्धार करने वाला। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन तथा भत्तू सोरेन का सहयोग प्राप्त हुआ। बंगम मांझी भी इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे। ये जो बंगम मांझी जो है ना, तो ये जो है पूछा जाएगा आपको कि बंगम मांझी का किस विद्रोह के साथ, किस आंदोलन में इनका एक प्रमुख नाम है, तो किनका है, सपाहुड़ आंदोलन में। और लाल बाबा किनसे संबंधित है, तो वो सपाहुड़ आंदोलन से। इस आंदोलन का संभवतः मूलतः संथाल जनजाति से है, ठीक है। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। यानी कि इस आंदोलन का मतलब तब कंक्लूजन यही निकलता है कि ये आंदोलन जो है ना, ये धर्म से जो रिलेटेड है, यानी कि धर्म पे ज़्यादा बल देने का कोशिश किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि धर्म के नाम पे क्यों बोले मैं, क्योंकि देखिए यहाँ राम नाम का भी मंत्र दिया जा रहा है, मांस मदिरा का भी ये किया जा रहा है, और चारित्रिक उत्थान यानी कि अपना चारित्र को हम ठीक से ठाक कैसे करें, अपनी जो थॉट है उसको हम पवित्र कैसे करें, ये आंदोलन का ये मूल था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं खरवार आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ था, 1874 में। खरवार संथालों की ही एक उपजाति है। अगर बोला जाए कि मिल जाएगा कि खरवार किनकी एक उपजाति है, तो वो संथालों की ही एक उपजाति है, तथा ये प्राचीन काल को अपना स्वर्णयुग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ये प्राचीन काल को क्या मानते थे, अपना गोल्डन एज मानते थे, है ना। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु एक जनजाति सुधारवादी आंदोलन था। इस एक आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व समाज सुधार पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है। देखिए इस आंदोलन
इस आंदोलन को जो है भागीरथ मांझी का नेतृत्व में शुरू होता है, जिनको क्या बोला जाता है, इनका उर्फ बाबा भी इनको बोला जाता है। इनके नेतृत्व में कब, तो 1874 में। कहाँ, तो संथाल परगना क्षेत्र में मतलब शुरुआत किया जाता है, ठीक है। और संथाल मतलब भगीरथ मांझी यानी कि बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोड्डा के तलहीटा गाँव में हुआ था। कहाँ पर, तो गोड्डा के तलहीटा गाँव में। ये PYQs में पूछा गया है, ठीक है। ये आपका PYQs में पूछा गया है। दशरथ मांझी के नेतृत्व द्वारा प्रदान किए जाने पर इसे मतलब भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि भागीरथ मांझी इनको लीड करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया तथा ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील करने हेतु खुद लगान प्राप्त करने का व्यवस्था प्रारंभ करता है। अब ये बौंसी गांव जो होता है वहाँ का अपने आप को राजा घोषित करते हैं, कौन, तो भागीरथ मांझी। उसके बाद में क्या होता है कि वो बोलता है कि आप ब्रिटिश सरकार और ज़मींदारों को, अपनी जनता से बोलता है कि प्यारे जनता जनार्दन, आप जो भी हैं, आप ब्रिटिश सरकार और ज़मींदारों को आप क्या कीजिए, कर मत दीजिए और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। यानी कि वो बोलता है कि आप हमें दे, ठीक है, यानी कि खुद हमें दे लगान व कर। देखिए इस आंदोलन के द्वारा जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। अब देखिए इस जो जनजाति है वो जनजाति तो देखते हैं कि यहाँ पे इनका विचार को भी, यहाँ पे थॉट को भी चेंज किया गया, ठीक है। यहाँ का माइंड वॉश भी अच्छा से किया गया था। अब देखिए इस आंदोलन में जो धार्मिक सुधार हुआ था वो क्या क्या वो चीज़ हुआ था। सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त किसी भी देवी देवता की उपासना का परित्याग। अब देखिए क्या था यहाँ पे है, बोला जाता है कि भगवान सूर्य और आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त यहाँ पे किसी भी देवी देवता की उपासना आपको नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड क्या था, सॉरी, बस 1 मिनट कटेंगे मैं। सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाचने गाने का परित्याग। यानी कि अब देखिए वो लोग बोलते हैं कि सुअर, मुर्गा, हड़िया ये सब का नाचने गाने का परित्याग करो, ठीक है। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की। अब देखिए सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल को क्या बोला जाता है कि ये लोग तीर्थ स्थल बोलता है। आदिवासी विद्रोहियों का विरोधियों का प्रतिकार तथा उपपंथों की संख्या 12 तक सीमित करना। अब देखिए संथाली विद्रोह का प्रतिकार उपपंथ है ना, पंथ होता है, उसका उपपंथ की संख्या कितना होता है, तो 12 तक करने का सीमित करता है। उपासकों का सफा होड़, समर्पण के साथ उपासना करने वाले है ना, उनको क्या बोला जाता है, सफा होड़। भिक्षुक या बाबा जिया, उदासीनता के साथ उपासना करने वाले के साथ। यानी कि देखिए भिक्षुक देखते हैं कभी आप लोग जैन लोग का भिक्षुक को देखे हैं, जैन भिक्षुक को, इनको क्या होता है ना कि कभी किसी चीज़ की लालसा नहीं होती है, ये ऑलवेज न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है ना। इनमें पॉजिटिव चार्ज रहती है ना इनमें नेगेटिव चार्ज रहती है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सादा सिंपल उदासीनता के साथ उपासना करने वाले। यानी कि अगर देखिए हम लोग अगर मंदिर जाते हैं, मैं भी मंदिर जाती हूँ, मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जाते हैं, जिस भी रिलीजन के आप हैं, तो आप अगर जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान जी आप ये किए, आप ये कीजिए, हम आपको ये चढ़ावा देंगे। भगवान जी ये किए, हम ये किए। कभी आप भगवान से हाल चाल पूछने जाते हैं? कभी नहीं। ये सोच के देखिएगा, क्या हम लोग अगर अपने गॉड जो भी मांगते हैं, भगवान, अल्लाह, जो भी दिस दैट, जो भी बहुत सारे धर्म है, मैं किसी का एक पार्टिकुलर नाम ले लूँगी, क्या उनके हम लोग उदासीनता के साथ उपासना करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये कहाँ बोलते हैं, तो इनको भिक्षुक कहा जाता है। जैन भिक्षुक कभी किसी से मतलब नहीं रखते हैं उतना, इतना भोग विलासता की ज़िंदगी उन लोगों की नहीं होती है। तो उदासीनता के साथ उपासक करने वाले को क्या कहा जाता है, तो भिक्षुक या बाबा जिया। तथा मेल बरागर बेमन से उपासना करने वालों में वर्गीकरण। यानी कि देखिए भिक्षुक, बाबा जिया और मेल बरागर यानी कि बेमन से उपासना करने वाले को भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी व उनके सहयोगी ज्ञान परगनेत को
गिरफ्तार कर लिया। अब क्या करता है कि यह आंदोलन को देखता है कि यह आंदोलन इतना अच्छे से, ये लोग इतना सेपरेटेड ढंग से ये लोग कर रहा है, ये लोग अपने आप को सुधार, अपने ये लोग मतलब लड़ाई झगड़ा के अलावे उठ करके ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग खुद को भी संभाल रहा है, ये लोग खुद को भी ठीक कर रहा है। तो वो लोग क्या करता है कि भागीरथ मांझी और ज्ञान परगनेत को क्या करता है, वो लोग अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। नवंबर 1870 में दोनों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दूबू बाबा ने किया था। जितने भी स्टूडेंट हैं, वो तो हजारीबाग का चौकीदार का एग्जाम हो गया, अब पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इतना डीपली। ठीक, अब देखिए 1877 में क्या करता है कि दोनों को रिहा कर देता है और संथाल परगना से होते हुए कहाँ चल जाता है, तो हजारीबाग। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, है ना। उसके बाद दुविधा गोसाई गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगर पूछा जाए खरवार आंदोलन का दूसरा चरण कौन स्टार्ट किया था, तो दुविधा गोसाई किए थे। ठीक है, कब, तो 1871 का जनगणना के खिलाफ किए थे। और दुविधा गोसाई जैसे ही उनको ब्रिटिश सरकार क्या करती, गिरफ्तार करती, उसके बाद में ये आंदोलन खत्म हो जाती है। तो आज हम लोग का सबसे मेन टॉपिक है आपका बिरसा आंदोलन। ठीक, बिरसा आंदोलन 1895 से 1900। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। यानी कि देखिए इसका अर्थ क्या है उलगुलान का, तो अर्थ है कि विद्रोह, यानी कि व्यापक मात्रा में विद्रोह और हलचल। 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलन में सब सर्वाधिक व्यापक व सुसंगठित मतलब आंदोलन था। अब देखिए सब तो इधर उधर हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन सर्वाधिक अगर व्यापक बोला जाता है, वहाँ देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि खरवार आंदोलन भी किसमें आके मिलता है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन में मिलता है। ठीक है, तो इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया। अब देखिए 1875 में इनका खुद जन्म हुआ है। 1895 में ये क्या कर रहे हैं कि ये विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। यद्यपि एक आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, धार्मिक ईसाई मुंडाओं से धर्म वापस लाना। देखिए राजनीतिक क्या था कि राजनीतिक किसी भी चीज़ का क्या होता है कि तीन कारण होता है, एक राजनीतिक, एक धार्मिक और एक आर्थिक। तो इसका राजनीतिक कारण क्या था, तो स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। यानी कि ये इनका चाहिए था कि ये खुद एक मुंडा थे, तो ये चाहते थे कि हम लोग का जो मुंडा जो कल्चर है, हम लोग का जो मतलब धर्म है, उसको आहत न पहुँचे। और धार्मिक में क्या हुआ था कि जैसे ईसाई आ रहे थे, तो ईसाई क्या करते थे कि बेचारे आदिवासी भोले भाले सीधे साधे होते थे, इनको क्या करता था कि वो लोग हाड़ी माड़ी ताड़ी जो भी पिला उला करके ईसाई लोग पैसा कौड़ी कुछ देता करके बोलता था कि आप हमारे रिलीजन में आ जाइए। और आज भी हमारे मैक्सिमम उरांव समुदाय के जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, ईसाई में कैटेगराइज हो चुके हैं, ईसाई धर्म में चल चुके हैं। ठीक है, और आर्थिक कारण, यानी कि देखिए आर्थिक था कि मुंडाओं का जो ज़मीन था वो अधिकार कर लिया था। ठीक है, और उसका पुनः स्थापित करना के उद्देश्य से प्रेरित था। आज देखिए, आज मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक शेयर करूंगी। ठीक है, आप लोग उसे, मैं चाहूँगी कि वो लगभग एक घंटे से भी कम का वीडियो होगा। अगर आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो बहुत कम टाइम करेगा। तो ये बिरसा मुंडा के जीवनी और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है ना, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेलेशन किया गया है, एक फैक्ट। तो हम उसको भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देखिएगा ज़रूर, 1 घंटे का आप लोग 2x में करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बिरसा के सहयोगी कौन कौन थे, तो गया मुंडा ये कौन थे, सेनापति। दोंका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख, और सीमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख थे। ठीक है, इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या। अब देखिए खुटकट्टी व्यवस्था क्या था कि वो समाप्त कर देता है, तो वो क्या होता है, बेरोजगारी यहाँ पे स्थापित हो जाती है, बहुत भारी मात्रा में बेरोजगारी होती है। मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी का झूठा आश्वासन। अब क्या करता है ईसाई मिशनरी जो है वो बोलता है कि आपको भूमि दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे। वो लोग क्या करता है कि झूठा बस आश्वासन देता है। वो लोग करनी धरनी, एक हमारे कोठा में बहुत अच्छा सा एक मतलब बोला जाता है, करनी ना धरनी मुहा सो बरनी। तो वही चीज़ ये लोगों का हो रहा था कि अब क्या करता है, ये लोग झूठा आश्वासन देता है। मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता, यानी कि मुंडा की जो समस्याएं होती है वो अदालत भी ये लोग जाता है, तो अदालत भी क्या इन लोग के साथ व्यवहार करता है कि न्यूट्रल, ये लोग का बात को सुनता ही नहीं था, वो लोग भी न्यूट्रल रहता था। तो 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून के
लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह के साधनों पर संकट होता है। यानी कि देखिए 1894 का जब छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून जब लागू होता है तो अब क्या होता है ना कि आदिवासियों का जो जीवन है वो क्या होता है, ये लोग संकट में हो जाता है। ठीक, 1895 ईस्वी में बिरसा ने सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। अब क्या करते हैं कि बिरसा जो है वो एक धर्म स्थापना करते हैं सिंगबोंगा और एक पंथ स्थापित करते हैं बिरसाइत। ठीक है, इनको भी बहुत अच्छे से मतलब जब टाइम आएगा बिरसा मुंडा पढ़ेंगे उस टाइम बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। ठीक है, प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने का प्रयास करता था। विभिन्न बोंगाओं यानी देवताओं के स्थान पर सिंगबोंगा का आराधना करने का जोर दिया तथा बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या करते हैं, सिंगबोंगा का दूत करते हैं। इस बात का प्रचार प्रसार किया गया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग से ठीक करने का चमत्कारिक शक्ति प्राप्त हुआ है। ठीक, इस प्रकार प्रारंभ के इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या थे, सिंगबोंगा देवता की आराधना करना तथा उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास। ये चाहते थे कि हम एक ईश्वर को मांगे और वो माने, और वो ईश्वर क्या थे, तो सिंगबोंगा थे। बिरसा आंदोलन का प्रमुख मुख्यालय कहाँ था, तो वो था खूंटी। इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन थे, तो स्ट्रेटफील्ड थे। देखिए ये भी चीज़ पूछा जा सकता है कि जब बिरसा मुंडा आंदोलन कर रहे थे तो उस समय रांची का उपायुक्त कौन थे, तो वो थे स्ट्रेटफील्ड। इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति, दोंका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख थे ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया। ठीक है, इस आंदोलन का 3 आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, गया मुंडा सेनापति, दोंका मुंडा और सोमा मुंडा। अब देखिए बिरसा आंदोलन से कुछ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है ना, इनको मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। इनका नेतृत्व कौन किए थे, तो वो किए थे बिरसा मुंडा किए थे। विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो वो था खूंटी। और प्रमुख गीत क्या था, काटोंग बाबा काटोंग। ठीक, विद्रोह के दौरान अबुआ राज का नारा भी दिया गया। अगर बोला जाएगा कि अबुआ राज का नारा कहाँ दिया गया, जो आजकल जो हेमंत सोरेन है वो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं कि अबुआ राज है ना, तो वही है अबुआ राज। बिरसा को पकड़वाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वीर सिंह महली, ये जयचंद गद्दार इंसान था। ठीक है, अब देखिए बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखिए गया मुंडा की जो सेनापति रहते हैं, सेनापति जो मुंडा आंदोलन के रहते हैं, उनकी पत्नी मानकी मुंडा ने भी क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। ठीक है, मुंडा आंदोलन के समय काटोंग बाबा काटोंग नाम का गीत प्रमुख था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, मुंडारी है ये भाषा। अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है और तथा महारानी का राज समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, तो देखिए अब ये अर्थ भी मैं बता दी हूँ। अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंद कर दिया गया था। ठीक है, देखिए पहली बार कब है, 1895 से 30/11/1997 तक अंग्रेज अधिकारी, ये तो मेयर्स करते हैं। ठीक है, और दूसरी बार कब करते हैं, तो 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 तक। ठीक है, पहली गिरफ्तारी किए जाने के बाद 30 नवंबर 1987 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के सम्मान पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया जाता है। जब भी यहाँ पे देखिए 30 नवंबर है ना, 30 नवंबर 1997, तो यहाँ पे क्या करता है कि महारानी विक्टोरिया जो है वो हीरक जयंती पर इनको क्या करती है, रिहा कर देती है। रिहा होने के पश्चात बिरसा मुंडा ने पुनः लोगों को संगठित करना शुरू किया तथा गांव-गांव में घूमकर लोगों को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उनको हथियार मतलब देना स्टार्ट कर दिए। 1897 में बिरसा मुंडा ने 400 सहयोगी के साथ खूंटी थाना पर हमला कर दिया। अब क्या करते हैं, 1897 में 400 सहयोगी लेकर के बिरसा मुंडा क्या करते हैं, खूंटी थाना पर हमला बोल देते हैं। 1898 में तजना नदी के किनारे बिरसा मुंडा विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना के बीच हुए एक लड़ाई में अंग्रेजी पराजय हो जाते हैं। ठीक है, 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डोंबारी बुरू में आयोजित एक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया। 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, 24 दिसंबर को डोंबारी बुरू में ये लोग आयोजित करते हैं कि हम लोग को अब यहाँ पे विरोध करना चाहिए।
और 25 दिसंबर 1899 को क्या होता है कि विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। इस बार आदिवासियों ने ठेकेदारी, हाकिमों, जागीरदारी और ईसाइयों को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि जो दिक्कू है ना, जो हम लोग पे शोषण किया, अब इससे हमारी लड़ाई होगी और खून उन लोग का हम लोग खून इस प्रकार से बहाएंगे कि जैसे ज़मीन जो होती है वो कैसे लाल होगी जैसे लाल झंडा। इसके बाद इनके अनुयायी ने आक्रामकता के दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ करता है। अब क्या करते हैं कि गिरजाघर जो होता है, चर्च जो होता है, उसमें आग लगाना स्टार्ट करता है। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचार का भी प्रकाशन किया। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली नामक समाचार पत्र प्रमुख था। अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सा था, हालांकि ऑल टोटल जितने भी समाचार पत्र थे सब प्रकाशन ने इनको समर्थन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है तो बंगाली, जो किनका था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 में डोंबारी पहाड़ सैल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों और जालियांवाला बाग के तर्ज पे गोलीबारी एवं विद्रोहियों को पराजित किया। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु 500 रुपये का इनाम घोषित करता है। ठीक है, बंदगांव में जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल चक्रधरपुर में सोते समय बिरसा मुंडा को क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अंग्रेज मेंशन करता है कि हैजा बीमारी से हुई थी, बट एक्चुअल में ये हैजा बीमारी थी नहीं, उनको मार के मरा दिया गया था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। उनका जो मौत है ना वो हमेशा गुमनाम ही रहा। आज भी आप लोग रांची जब जाइएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा, बिरसा मुंडा पार्क जब जाइएगा तो आज भी वो जो जेल है वहाँ पर है। ठीक है, अगर भूलिएगा तो वो जेल का भी मैं पिक दे सकती हूँ, मेरे पास अभी भी है वो। ठीक, ताना देखिए। ठीक है, इस आंदोलन में के शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें 300 को फांसी दे दी गई और 44 को आजीवन कारावास की सजा दी। इसके अलावा 47 लोगों को कड़ी सजा दी गई, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। देखिए 300 जो मुकदमा चलता है उनमें क्या करता है, 3 को फांसी दे दी जाती है, 44 को आजीवन कारावास, जिसमें और गया मुंडा जो सेनापति रहता है उसकी पत्नी को क्या कहता है, 2 साल का जेल भेज देता है। ठीक है, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 में गुमला को एवं 1903 में खुट्टी को अलग अनुमंडल बनाया गया तथा इसे न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया तथा बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी की गई थी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि CNT एक्ट पारित किया गया। देखिए हम लोग जब JPSC का क्लास करेंगे ना उस टाइम हम लोग छोटा नागपुर CNT एक्ट को भी पढ़ेंगे। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था खुटकट्टी को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में भी क्या की गई, कटौती की गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य मुंडा राज्य की स्थापना कर पाने में तो असफल रहा, परंतु इसने पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी। अब देखिए बिहार जो है वो उससे पृथक होना चाहता था झारखंड। उसकी लड़ाई कब से स्टार्ट हो गई थी, तो बिरसा मुंडा आंदोलन के समय ही हो चुकी थी। ये लोग अपना मूल उद्देश्य यानी बिरसा मुंडा मुंडा राज्य की जो स्थापना है वो चीज़ कर पाने में ये असफल तो रहे, परंतु पृथक झारखंड का निर्माण करने का आधारशिला तैयार कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाना भगत या टाना आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 को गुमला से प्रारंभ होता है।
अब देखिए क्या होता है ना कि 1914 में क्या करते हैं कि 1900 में तो इनका कहानी ख़त्म हो जाता है, बिरसा मुंडा तक का है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट होती है 1914 में जतरा भगत या जतरा उरांव। पूछा जाएगा कि जतरा भगत से पहले जतरा भगत का पुराना नाम क्या था, तो वो था जतरा उरांव। ये क्या करते हैं, 21 अप्रैल 1914 में गुमला से ताना भगत का आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। अब क्या है ना कि यह जो आंदोलन है वो क्या होता है, बिरसा मुंडा का इसको विस्तार माना जाता है, यानी कि बोला जाता है कि जो ताना भगत जो है, ताना आंदोलन जो है बिरसा मुंडा को ही कंटिन्यू कर रहा है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मंदिरा को त्याग करने, है ना, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया था। अब देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे बिरसा मुंडा आंदोलन में, थी वहाँ क्या था कि एकेश्वरवाद का मतलब फॉलो करना था, ठीक है, कि आप हमारा ईश्वर एक है, बाकी मतलब ईसाइयों को नहीं मानना, हमारा अपना सिंगबोंगा देवता है, ठीक है। अदर बोंगाओं को मानने से अच्छा है कि आप सिंगबोंगा को माने, ये बोला गया था। और टाना आंदोलन में भी यही चीज़ बोला जा रहा है। वहाँ भी बोला गया था आपका मांस मंदिरा का सेवन पर रोक, यहाँ भी, ठीक है, आदिवासियों की नृत्य पर रोक, वहाँ भी बोला गया था और यहाँ पर भी बोला गया, ठीक है। इस आंदोलन को प्रसारित करने हेतु मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, विशुनपुर में सिखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब क्या करता है कि यह जो आंदोलन हुआ तो इसका नेतृत्व करता है या फिर भूमिका, इसको जो प्रसार करने वाला भी तो चाहिए। अब हम लोग ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सअप में स्टेटस लगा दे भाई कि आज जेक का जो पेपर है वायरल हो गया, तो हम लोग सब मान लें कि हाँ भाई चलो वायरल हो गया, सब कुछ हो गया। और पहले के ज़माना में ऐसा होता, अगर वायरल भी होता तो आपको क्या करता है, जगह जगह में जा करके बोलना पड़ता कि भाई साहब, बहन जी, जेक का पेपर वायरल हो गया, जेपीएससी जेएसएससी को अच्छा तरीके से बर्बाद करने के बाद अब जेक कब आ रही है, ऐसा बोलते ना हम लोग, वही चीज़ है। यह आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, स्वशासन की स्थापना करना। अगर बोला जाएगा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो स्वशासन की स्थापना करना। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुरुक या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। अब देखिए इस आंदोलन को प्रमुख प्रारंभ में क्या बोला जाता था, तो कुरुक धर्म आंदोलन, है ना। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसने शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। अब देखिए 1914 में तो ये स्टार्ट ही होता है 21 अप्रैल से। 1916 में क्या करता है, जतरा भगत को टाना यहीं पे था, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इनको 1 वर्ष की सज़ा दे दी जाती है, और जब ये बोलते हैं कि आप शांत रहिएगा तो आप शांति दीजिए, अंग्रेज बोलता है शांति बनाए रखने की शर्त पे उनको क्या करता है, रिहा कर देता है। अब देखिए जेल से रिहा होने के बाद 2 महीने बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जेल में उनके साथ क्या होता है, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। मांडर में आंदोलन नेतृत्व करता शिबू भगत टाना भगतों की मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। अब क्या होता है ना कि देखिए अब होता है कि यहाँ पे अब आदिवासी भाई खाएंगे ही, ठीक है, खाएंगे पिएंगे ही, तो टाना भगत क्या करते हैं कि शिबू भगत जो रहते हैं वो टाना भगत को 2 भागों में कर देते हैं ना। जैसे कि देखिए ये है, ये आपका टाना भगत है, तो एक इसको कर देते हैं जुलाहा और एक होते हैं अरुआ, ठीक। 2 वर्ग में विभाजित कर देते हैं। मांस जो खाएगा उसका हो जाएगा जुलाहा, और जो मांस नहीं खाएगा, है ना, जो मांस का सेवन नहीं करेगा, अरवा चावल खाएगा, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें कहा जाएगा अरुआ, ठीक है। धार्मिक आंदोलन के रूप में आंदोलन प्रारंभ, ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। देखिए धर्म से रिलेटेड था, लेकिन ये बाद में क्या होता है, राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेता है। 1916 के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक भी फैल गया जाता है, ठीक है। रांची के साथ साथ पलामू तक भी फैला। टाना भगत ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन की प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग की। राजा ने इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण टाना भगतों व राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए बोलता है कि आप राजा का पद समाप्त करिए, भूमि कर को समाप्त कीजिए, है ना, समानता स्थापित कीजिए, यानी कि आप हम लोग के साथ भेदभाव मत कीजिए। लेकिन क्या करता है, राजा इनका मांग को नहीं मानता है, ठीक। और ये तनाव राजा के बीच और टाना भगतों के बीच में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया था। 1919 ईस्वी में छोटानागपुर प्रमंडल में टाना आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत, सिंघा भगत, माया भगत व सुकरा भगत को गिरफ्तार करके उन्हें सजा दी गई, परंतु आंदोलन जारी रहता है, ठीक।
दिसंबर 1919 में तुरिया भगत व जीतू भगत ने चौकीदारी एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा ताना भगतों ने इस आंदोलन का तृतीय चरण में महात्मा गांधी के सहयोग से आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर बोला जाएगा कि इतिहास में कौन सा ऐसा आदिवासी आंदोलन है जिनमें महात्मा गांधी का मतलब असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाया था, तो वो था आपका ताना भगत आंदोलन। ठीक है। 1921 में असहयोग आंदोलन में ताना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। अब बोला जाएगा कि नेतृत्व कौन कर रहे थे जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें ताना भगत जो सपोर्ट किया था वो किनके नेतृत्व में था, तो वो था सिद्धू भगत। इस दौरान ताना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह व प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी द्वारा असहयोग आंदोलन को मजबूत किया था। ठीक है। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ताना भगतों ने चरखा एवं खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार ताना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। यानी कि देखिए ये लोग क्या था ना कि महात्मा गांधी से ये लोग इतना प्रेरित होता है कि वो लोग क्या करता है कि चरखा व खादी वस्त्रों का पहनावा बढ़ावा करते हैं। ठीक है। और इस मतलब वारदात होने के बाद महात्मा गांधी के ये लोग सबसे प्रिय हो जाते हैं। ठीक है। अब वेट ताना भगत ने कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन तथा 1923 में नागपुर अधिवेशन में भी इन लोगों ने क्या किया था, ये लोगों ने भाग लिया था। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया था, जिससे प्रभावित होकर ताना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। अब देखिए सरकार, ये जो 1930 में सरदार पटेल क्या करते हैं, बारदोली में सुने हैं ना, बारदोली के महिलाओं ने ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। जिससे प्रभावित होकर क्या करते हैं, ताना भगत भी सरकार को कर देना बंद कर देते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने रांची महात्मा गांधी को 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। अब देखिए 1940 का जब रामगढ़ का अधिवेशन हो रहा था, जो कि कहाँ हुआ था, देखिए रामगढ़ है ना, तो रामगढ़ में वहाँ एक जगह है, वो जगह का नाम हम थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी। बट रामगढ़ का जब अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे ताना भगत महात्मा गांधी को कितना देता है, तो 400 रुपये देता है उपहार स्वरूप। ठीक है। ताना भगतों का विकास हेतु 1948 में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया तथा 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। देखिए 1948 में क्या होता है कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद का अधिनियम पारित किया गया तथा 2017 में क्या करता है, इसका एक ताना भगत विकास प्राधिकरण यानी कि बोर्ड की स्थापना होती है। अब देखिए हम लोग देखेंगे हरि बाबा आंदोलन। यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ तुका हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। ठीक है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों पर बाहरी लोगों का अत्याचार से बचाने हेतु संगठित करना था। यानी कि देखिए यह आंदोलन क्या था ना कि हो जनजाति का लोग जो बाहरी लोग के उसके साथ अत्याचार कर रहे थे उसको बचाने के लिए के पर्पज से था। इस आंदोलन में बारकेला क्षेत्र में भूता गांव निवासी सिंगराई हो, भता बड़ा हाथू क्षेत्र के बामिया हो तथा गड़िया क्षेत्र के हरि दुलावा विरजो में हो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के जो समय होता है वह सरना धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। यह आंदोलन भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपकी जनजातीय आंदोलन खत्म हो चुकी है। अब जनजातीय आंदोलन एक नज़र में कर लेते हैं। ठीक। देखिए सबसे पहला अगर कोई मतलब बोला जाएगा कि सबसे पहला अगर विद्रोह कौन सा था, तो वो ढाल विद्रोह था, ढालभूम क्षेत्र से। और जगन्नाथ ढाल इनका नेतृत्व किए थे 1767 से 77 में। और इनके दमनकर्ता कौन थे, तो लयरुक और के मारगन। ठीक है। देन फिर चुवार हुआ, देन चेरो, फिर भोक्ता, फिर गढ़वाल, फिर पहाड़िया, फिर तमाड़ विद्रोह क्या है, आदिवासियों का सबसे खूनी विद्रोह, सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह है। फिर तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, देखिए। और कोल विद्रोह सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि मतलब कहाँ ये कौन सा क्षेत्र इससे अछूता रहा था, तो वो हजारीबाग का क्षेत्र अछूता रहा था। ठीक है। देखिए इस तरह से करते करते हम लोग अपना मतलब ये जनजातीय आंदोलन जो है वो ख़त्म कर चुके थे। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख 1857 का जो मतलब
आंदोलन हुआ था हम लोग उसे देखेंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना, और हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहिए, ठीक है। हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है वो कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग कमेंट भी कीजिए, आप लोगों की क्लास कैसी लगती है वो चीज़ को भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में मतलब शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आप लोग जब भी कोई हमारी इस चैनल से वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। और धीरज सर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सर की बुक आने वाली है, उनको भी आप लोग परचेज करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें ना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि आप सभी को।